बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं आई होप कि आपको उनमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे। सो हमने 3 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम आवर 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। द क्वेश्चन इज हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। अब वो कह रहा है यहाँ पर कि जो हेड टू टेल रूल है उससे हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम रिजल्टेंट फोर्सेस को किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हेड टू टेल रूल बेसिकली होता क्या है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। To add vectors, draw the representative lines of these vectors in such a way that the head of the first vector coincides with the tail of second vector। अब ये head to tail rule मैं अपने previous lecture में भी करवा चुकी हूँ और जब मैंने अपने प्रॉपर चैप्टर को हम कवर कर रहे थे तब भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जो है मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज करें सबसे पहले हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर देती हूँ। लेट्स सपोज का जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में और एक और वेक्टर है हमारे पास उसकी डायरेक्शन ये है। अब हमारे पास ये 2 वेक्टर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि हेड टू टेल रूल अप्लाई करें इस पर और आप देखेंगे उससे आप कैसे जो है वो हेड टू टेल रूल की हेल्प से रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट बेसिकली होता क्या है। रिजल्टेंट वो होता है जो कंबाइंड इफेक्ट होता है इन दोनों फोर्सेस का, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें इन दोनों फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों फोर्सेस को, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें जो रूल रिक्वायर होता है दैट इज़ हेड टू टेल रूल। तो अब हम देखते हैं कि हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि लेट्स सपोज हमने इसको कह दिया कि हमारा फर्स्ट वेक्टर है और इसे हमने कह दिया कि ये हमारा सेकेंड वेक्टर है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, बेसिकली हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसे आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर था, ये एज इट इज़ आ गया। अब जो आपका सेकेंड वेक्टर है उसे इस तरीके से हमने जो है वो इसके साथ अटैच करना है फर्स्ट के साथ कि सेकेंड की टेल और फर्स्ट का हेड मैच हो। तो एक दफ़ा मैं यहाँ फिर से हेड और टेल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देती हूँ कि अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है तो दिस इज कॉल्ड द टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड। जिस साइड पर कैप होती है दैट इज कॉल्ड हेड और जो दूसरी साइड होती है दैट इज टेल। ठीक है, तो अब आपने जो सेकेंड वेक्टर है उसे फर्स्ट के साथ इस तरीके से अटैच करना है कि जो सेकेंड वेक्टर है उसकी टेल कोइंसाइड करनी चाहिए फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ। इस तरीके से इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेक्टर का हेड तो है, तो अब सेकेंड वेक्टर की टेल इसके साथ हम अटैच कर देंगे। तो जब हमने सेकेंड वेक्टर की टेल अटैच की तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट स्टार्ट होता है फर्स्ट वेक्टर की टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मैच हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। तो बेसिकली जो हमने ऐड किया है ये हेड टू टेल रूल है। तो ऐड द वेक्टर्स, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर्स इन सच अ वे दैट हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर्स कंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर था ये सेकेंड था, तो वो लाइन जो फर्स्ट की टेल के साथ ज्वाइन कर रही है एंड विद द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द हेड ऑफ सेकेंड। तो इसकी डायरेक्शन क्या है कि टेल से स्टार्ट हुआ और सेकेंड के हेड की तरफ गया। दिस इज कॉल्ड द हेड टू टेल रूल। ठीक है, इट शुड बी नोट दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेज। तो हेड टू टेल रूल जो है वो चाहे हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हों, जितने भी फोर्सेज हों, उनको ऐड अप करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट फोर्स गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब वो वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें हमें बताएगा।
ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आपको अब यहाँ पर हेड टू टेल रूल फुली इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमारे पास एक फोर्स है, एक वेक्टर है, हमने उसे रिजॉल्व करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या वेक्टर्स होती क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कि हमारे पास कोई भी फोर्स है, लेट्स सपोज कि ये हमारा एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अब हमारे पास कोई फोर्स है, लेट्स सपोज दिस इज आवर फोर्स। तो अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि स्प्लिट करना, हम ये हमारा वेक्टर था ना, बेसिकली अपने वेक्टर को स्प्लिट करना इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इस वेक्टर को अगर हम इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे तो वो होगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसकी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। तो अब हमने ये जो फोर्स वेक्टर था, ये जो फोर्स वाला वेक्टर है हमारा, इसे हमने स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो कैसे करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, ये और ये। अब ये वाली जो साइड है, ये जो वेक्टर है, दिस इज पैरेलल अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, इस वाई एक्सिस की डायरेक्शन भी ये है और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन भी ये है। तो इसे हमने नेम दे दिया एफ वाई का, और ये जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमने इसे नेम दे दिया एफ एक्स का, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है वो अपने फोर्स को, अपने वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं हमने फोर्स के एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो इस तरीके से एफ एक्स और एफ वाई जो है हमने निकाल ली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब एक बॉडी है हमारी, वो इक्विलिब्रियम में क्यों है। तो यहाँ से आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या है, हमारे पास एक टेबल है, तो टेबल के ऊपर एक ये बुक पड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि व्हाई अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब एक बॉडी को हम क्यों कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अ बॉडी इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम, पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, यानी कि नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमने लेक्चर भी डिस्कस किया था, वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब भी हो सकती है जब वो रेस्ट में है, और बॉडी इक्विलिब्रियम में तब भी हो सकती है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। और अगर आपने इन दोनों बातों का, इन दोनों पॉइंट्स का मेन कॉन्सेप्ट देखना है तो हमारा आप इक्विलिब्रियम वाला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया था। सिंस दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस और यहाँ पर मैं इतना डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों होती है। तो होता बेसिकली क्या है कि जब हमने इस बुक को टेबल के ऊपर रखा तो क्या हुआ, आपको पता है कि इस बॉडी का कोई ना कोई वेट था, इस बुक का कोई ना कोई वेट था। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। जब वेट डाउनवर्ड एक्ट हुआ तो बेसिकली ये जो इसका वेट था ये किसके ऊपर एक्ट हुआ, इसकी सरफेस के ऊपर, टेबल की सरफेस के ऊपर। तो ये जो टेबल की सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगी, वो क्या था, एक्शन। इसका मतलब जब हमने बुक टेबल के ऊपर रखी तो उसके ऊपर एक्शन की फोर्स लगी टेबल की सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अब उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी, और वो क्या करेगी, वो अपवर्ड होगी। वो जितना हमारी बुक का वेट होगा उतनी ही हमारी रिएक्शन फोर्स लगेगी, जो कि टेबल लगाएगा अब इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम देखें तो ये दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो बॉडी जो है वो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये हमारी थी जी एग्जांपल। और इसी तरीके से जो कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या जो प्लेन है वो एयर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो बॉडीज भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर।
तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए किसी भी बॉडी को दो कंडीशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। या तो इक्विलिब्रियम रेस्ट में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म में भी हो सकता है, और इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। मेन बात क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और बॉडी की हमें पता है कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं और वो दोनों कंडीशंस उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी जो बॉडी है हमारी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उन्हीं दोनों कंडीशंस को हमने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। यानी कि अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं उनका रिजल्टेंट लिया जाए तो वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अभी मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दी, क्या था कि जब हमने बुक को ऐसे टेबल के ऊपर रखा तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट होगी। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड थी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी, ठीक है। जब सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो इसका मतलब जो इस बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स थी वो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को तो कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर हमें बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर हम इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में बात करें तो वो किस तरीके से होगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर वाई कंपोनेंट्स की सेंस में बात करें तो समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि फोर्स के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं एफ एक्स भी और एफ वाई भी। तो फोर्स अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम देख रहे हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट्स का सम भी ज़ीरो होना चाहिए और वाई कंपोनेंट्स का सम भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर आप इस समेशन एफ और समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई के पीछे का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं कि हमने किस तरीके से डिराइव किया है, तो आप हमारी जो लेक्चर है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्ड ये कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट था, इतना टाइम भी नहीं था, सो मैंने इसे जो है वो शॉर्टली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why there is need for the second condition of equilibrium if a body satisfies the first condition of equilibrium। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, एक बॉडी सेटिस्फाई कर रही थी फर्स्ट कंडीशन को, तो फिर हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो अब हमारे पास दो केसेस आते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन हमें ये नहीं बताती, ये श्योरिटी नहीं दिलवाती कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। कब, किस केस में, कंसिडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेस F1 एंड F2। तो अब यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं। तो क्या है बेसिकली इस फिगर में कि हमारे पास जो है वो एक बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, ठीक है। दिस इज F1 जो कि इस पॉइंट पर एक्ट हो रही है और F2 जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। अब हमारे पास क्या है, कंसिडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेस F1 एंड F2। द टू फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर? बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक ही लाइन के अगेंस्ट एक्ट हो रही हैं, यानी कि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों, अगर हम इनको पॉइंट्स को बढ़ाएं तो ये दोनों आपस में मैच करते हैं, तो इसका मतलब इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। हैंस देयर रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे कि अभी हमने बुक और टेबल की एग्जांपल देखी थी, ठीक है, इसी तरीके से इनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई। ये हमारा केस था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब एक और केस आता है हमारे पास जिसे हमने अब देखना है, और वो केस क्या है कि अगर इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाए। पहले तो ये था ना, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, बट इन केस अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करती, इस तरीके से अगर एंड पॉइंट पर फोर्सेस लगती हैं तो इसका मतलब ये बॉडी टर्न कर रही है। जब इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, ये फोर्सेस अप्लाई होंगी, बी फिगर में आप देख सकते हैं, तो इस फोर्स के अंडर बॉडी हमारी टर्न कर जाएगी, ठीक है। अगर हमने फोर्सेस को शिफ्ट किया इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इक्विलिब्रियम,
ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड, इसमें फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस सिचुएशन डिमांड्स एन अदर कंडीशन फॉर एन इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन, और उसका हमें क्या नाम दे दिया, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। According to this condition, a body satisfies the second condition while resulting torque acting on it is 0, क्योंकि जब हम इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा इन फोर्सेस की वजह से, वो जो टर्निंग इफेक्ट होगा उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ी, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मिशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इस बॉडी पर जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उनका अगर हम सम लें तो दैट शुड बी इक्वल टू 0, उनका रिजल्टेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ी जो कि टॉर्क से रिलेटेड थी। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती क्या है, तो अभी वही हमने जो डिस्कस किया है पीछे, सेम वही बात कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। यहाँ से आप ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। हमने फोर्सेस अप्लाई की थी, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था। अब इस केस में तो हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही थी, बट जब हमने फोर्सेस को शिफ्ट किया, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट कर दिया, तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। तो उस रोटेशन के इफेक्ट को डील करने के लिए सेकंड कंडीशन आई। तो सेकंड कंडीशन ने हमें क्या बताया, अ बॉडी सेटिस्फाइज द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज 0। जब एक बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क यानी कि समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर? तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इंतहा ईजी लग रहे होंगे अगर आपने हमारे साथ सारा चैप्टर कवर किया है तो, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।